हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 15 मिनट्सों में, जिसमें आप लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ईएमआरएस, जीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन चेन प्रोसीड्योर के बारे में। चेन प्रोसीड्योर की अगर बात करें तो चेन प्रोसीड्योर का उपयोग किस में होता है, तो इसमें ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्टिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग या इंडेक्सिंग में, या कहें तो सारकरण यानी सारांश के लिए, या वर्गीकरण के क्षेत्र में चेन प्रोसीड्योर का उपयोग किया जाता है, या कैटलॉगिंग के क्षेत्र में, या इंडेक्सिंग के क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में चेन प्रोसीड्योर का उपयोग किया जाता है? तो चेन प्रोसीड्योर की अगर बात करें तो जिसको हम चेन इंडेक्सिंग भी कहते हैं, चेन प्रोसीड्योर को हम चेन इंडेक्सिंग भी कहते हैं और चेन इंडेक्सिंग को हम चेन प्रोसीड्योर भी कहते हैं। चेन इंडेक्सिंग की अगर बात करें तो इसका विकास डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया है, जो इस प्रक्रिया के द्वारा अगर देखा जाए तो ये इस प्रक्रिया के जरिए क्या होता है, तो हम लोग क्लास नंबर से क्या करते हैं, क्लास नंबर से हम लोग टाइटल टाइटल या कोई सब्जेक्ट डिराइव करते हैं। तो कोई भी क्लास नंबर होता है, किसी भी विषय का क्लास नंबर होता है, उस क्लास नंबर से हम लोग टाइटल बनाते हैं। तो ये एक इंडेक्सिंग की प्रक्रिया होती है। जनरली क्या होता है कि टाइटल से क्लास नंबर बनता है तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, और यहां उल्टा हो गया, तो क्लास नंबर से टाइटल बनाया जा रहा है, तो एक तरह से रिवर्स प्रक्रिया हो गई। तो इसको साइक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं। पहले टाइटल से क्लास नंबर और क्लास नंबर से टाइटल। तो चेन प्रोसीड्योर में या चेन इंडेक्सिंग जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा ये दिया गया है, इसमें क्लास नंबर को तोड़कर हम लोग टाइटल बनाते हैं, और क्लास नंबर को जब हम ब्रेक करते हैं यानी तोड़ते हैं तो चेन लिंक बनते हैं। चैन से क्या निकलते हैं, लिंक निकलते हैं। और ये लिंक अगर देखा जाए तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है जो लिंक होता है शॉर्ट लिंक होता है, एक अनशॉर्ट लिंक होता है, एक अनशॉर्ट लिंक होता है, एक मिसिंग लिंक होता है, और एक फॉल्स लिंक होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको टाइटल केवल किससे मिलता है, केवल शॉर्ट लिंक से मिलता है। आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं। तो अगर बात करें चेन इंडेक्सिंग की, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा ये विधि दी गई है, इंडेक्सिंग सिस्टम दिया गया है, जो क्लास नंबर को तोड़कर हम लोग टाइटल ढूंढते हैं। और इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, टाइटल या विषय को ही तो ढूंढने का काम करते हैं। तो यहाँ क्लास नंबर को ब्रेक करके चेन को तोड़कर हम टाइटल ढूंढते हैं। तो क्लास नंबर में जो चेन होती है, श्रृंखलाएं होती हैं अंकों की या शब्दों की, उसको उसमें से हम लिंक ढूंढते हैं। और लिंक कितने प्रकार के मिलते हैं, तो वो 4 प्रकार के मिलते हैं: शॉर्ट लिंक, ऑन शॉर्ट लिंक, मिसिंग लिंक और फॉल्स लिंक। फॉल्स लिंक वो होता है जिस लिंक के अंत में कोई सिंबल आ जाए, ठीक है, तो उसको हम फॉल्स लिंक कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा लिंक है जिससे हमको टाइटल तक पहुंचा जा सकता है या विषय प्राप्त होता है, तो ये कौन सा लिंक होता है, तो शॉर्ट लिंक होता है। तो इन चारों में से केवल एक ही ऐसा लिंक है जिसके जरिए हम टाइटल या सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं, वो शॉर्ट लिंक होता है। इसको हम चेन इंडेक्सिंग या चेन प्रोसीड्यूर भी कहते हैं। और ये प्री कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग होती है। ये किस प्रकार की इंडेक्सिंग में आता है, दो ही टाइप की होती है, प्री और पोस्ट। तो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग होती है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में आता है। और सबसे पहली बार इस इंडेक्सिंग सिस्टम को अपनाया गया था किसके द्वारा, बीएनबी के द्वारा, यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की अगर बात करें, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की अगर बात करें, तो सबसे पहला इंडेक्सिंग सिस्टम कौन सा अपनाया गया था, तो चेन इंडेक्सिंग को ही अपनाया गया था ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के द्वारा। तो ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रहा। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इज द फाउंडेशन ऑफ फेसेट्स एनालिसिस। विच प्रिंसिपल यानी कौन सा सिद्धांत फाउंडेशन से रिलेटेड है फेसेट एनालिसिस से। तो फेसेट एनालिसिस की अगर बात करें, जो फेसेट का मतलब होता है पहलू, कहीं कहीं ये पक्ष भी लिखा होता है, कहीं कहीं पक्षात्मक होता है या पहलू आधारित होता है। तो इसको हम फेसेट एनालिसिस या पहलू विश्लेषण या पक्ष विश्लेषण कहते हैं, जो खास तौर पे रंगनाथन जी के कोलन क्लासिफिकेशन में ये पाया जाता है। खास तौर पे कौन सी क्लासिफिकेशन सिस्टम में पाया जाता है, तो कोलन क्लासिफिकेशन की ये क्या है, विशेषता है फेसेट एनालिसिस। और फेसेट एनालिसिस की अगर बात करें तो फेसेट एनालिसिस में 5 पहलू होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पी,
PMEST कहते हैं। PMEST यानी पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी और स्पेस और टाइम। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पहचानने की जो होता है वो पर्सनालिटी होती है, और सबसे आसान तरीका होता है फेसेट्स को पहचानने का वो टाइम होता है। तो अगर इन पांचों में अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है पहचानने के लिए पर्सनालिटी, उसके बाद मैटर, उसके बाद एनर्जी, उसके बाद स्पेस और उसके बाद टाइम। टाइम बहुत क्या होता है, आसान होता है पहचानना, और पर्सनालिटी ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है फेसेट एनालिसिस में। सारी बातें हो गई, लेकिन यहां क्वेश्चन के ऑप्शंस के आधार पर अगर देखा जाए तो फेसेट एनालिसिस का मूल सिद्धांत कौन सा है? कैनन ऑफ परमानेंस है, या प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन है, या फंडामेंटल कैटेगरीज है, या कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी है, यानी हिंदी में कहें तो अस्थायित्व का नियम से संबंधित है, या इन्वर्जन सिद्धांत से संबंधित है, या मौलिक श्रेणियों से संबंधित है, या स्थिरता के नियम से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि जो PMEST होता है, यानी जिसको फेसेट्स कहते हैं, 5 फेसेट सिस्टम होते हैं, PMEST, ये फंडामेंटल कैटेगरीज में आते हैं। इनको मौलिक श्रेणियां कहते हैं, फंडामेंटल कैटेगरीज के अंतर्गत आती हैं, याद रखिएगा। फंडामेंटल कैटेगरीज इंग्लिश में कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मौलिक श्रेणियां कहते हैं। और ये भी रंगनाथन साहब की देन है। मौलिक श्रेणियों के बारे में इन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। कौन से क्लासिफिकेशन में? तो कोलन क्लासिफिकेशन में। कोलन क्लासिफिकेशन कब आई थी? तो 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन का डेरिवेशन किया गया था डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, तो मौलिक श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं PMEST, एक फंडामेंटल कैटेगरीज होती हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं FRBR मॉडल में कितने मुख्य एंटिटीज होते हैं। तो हाउ मेनी मेन एंटिटीज आर प्रेजेंट इन द FRBR मॉडल? FRBR मॉडल की अगर बात करें तो इसमें पार्ट 1 से रिलेटेड बात करें तो पार्ट 1 में चार एंटिटीज होती हैं, या 4 एंटिटीज होती हैं। और वो 4 एंटिटीज कौन होती हैं? तो ये 4 एंटिटीज जो जानी जाती हैं WEMI, याद रखिएगा। W से क्या हो जाएगा? W से वर्क हो जाएगा। E से क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक्सप्रेशन। M से क्या हो जाएगा? मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। और आई से क्या हो जाएगा? आइटम हो जाता है। तो ये 4 क्या होते हैं? 4 एंटिटीज पाए जाते हैं किसमें? FRBR में। FRBR का फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। ठीक है, और ये इसी मॉडल पे RDA आधारित है। और पार्ट 1 में 4 एंटिटीज वेमी के नाम से याद रखिएगा, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डबलिन कोर किसका मेटा डेटा स्टैंडर्ड है? तो डबलिन कोर किसका मेटा डेटा स्टैंडर्ड है? तो इसकी अगर बात करें तो ये डिजिटल रिसोर्स के रूप में देखा जा सकता है, या प्रिंटेड बुक्स के रूप में देखा जा सकता है, या मैप्स या माइक्रोफिल्म्स। तो एक तरह से मेटा डेटा की अगर बात करें तो मेटा डेटा की अगर बात करें तो मेटा डेटा 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और डेटम। मेटा और डेटम। मेटा की अगर बात करें तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, और अगर डेटम की बात करें तो ये लैटिन भाषा से। यानी ये हाइब्रिड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है। यानी इसमें 2 प्रकार के भाषाओं के शब्दों को मिलाकर ये मेटा डेटा तैयार किया गया है। मेटा डेटा की अगर बात करें तो मेटा ग्रीक शब्द से बना है और डेटम लैटिन शब्द से बना है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है क्या? मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी आंकड़ों के बारे में, आंकड़े संबंधित बातें। तो डेटा अबाउट डेटा कहते हैं मेटा डेटा को। डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा को हम क्या कहते हैं? मेटा डेटा कहते हैं। और डबलिन कोर की अगर बात करें तो इसका विकास डबलिन कोर मेटा डेटा का, यानी डबलिन कोर मेटा डेटा की अगर बात करें, डबलिन कोर मेटा डेटा की अगर बात करें तो ये OCLC के द्वारा विकसित किया गया है। OCLC के द्वारा इसे विकसित किया गया कब? 1995 में। 1995 में इसको विकसित किया गया है। फिर अगर बात करें डबलिन कोर मेटा डेटा का, तो इसका मेंटेनेंस कौन करता है?
मेंटेन कौन रखता है? तो डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव, डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव के द्वारा, डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने तत्व होते हैं। तो याद रखिएगा 15 एलिमेंट्स होते हैं, 15 एलिमेंट्स होते हैं, 15 एलिमेंट्स होते हैं किसमें? डबलिन कोर मेटा डेटा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं द टर्म बिब्लियोमेट्रिक्स वाज क्वाइंड बाय। तो अच्छा, इसका आंसर हम नहीं दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल रिसोर्स से रिलेटेड है। डेटा और मेटा डेटा डिजिटल रिसोर्स से रिलेटेड होते हैं। तो प्रिंटेड बुक फिजिकल फॉर्म में हो गया, मैप्स भी फिजिकल फॉर्म में हो गया, माइक्रोफिल्म से रिलेटेड नहीं है। तो डिजिटल रिसोर्स इसका सही आंसर होगा, डिजिटली बातें होती हैं इसमें। द टर्म बिब्लियोमेट्रिक्स वाज क्वाइंड बाय, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिब्लियोमेट्रिक्स टर्म्स किसने दिया था, तो इसका आंसर क्या सही होगा? तो बिब्लियोमेट्रिक्स जो टर्म है वो एलन प्रिचर्ड के द्वारा दिया गया है। तो ये पूरा नाम क्या है इनका? एलन प्रिचर्ड है, एलन प्रिचर्ड के द्वारा दिया गया है, एलन प्रिचर्ड के द्वारा ये दिया गया। और कब दिया गया ये टर्म? 1969 में। 1969 में एलन प्रिचर्ड ने कौन सा टर्म दिया है? बिब्लियोमेट्रिक्स का टर्म दिया है। बिब्लियोमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बुक्स ग्रोथ, यानी ग्रंथों के वृद्धि के मात्रात्मक अध्ययन को हम बिब्लियोमेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में ग्रंथ मिति कहा जाता है, यानी बुक्स के मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो ग्रंथ मिति कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिचर्ड कह सकते हैं, एलन प्रिचर्ड हो गया सही आंसर। बिब्लियोमेट्रिक्स का शब्द सबसे पहली बार 1969 में एलन प्रिचर्ड के द्वारा दिया गया था, बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द का। लोटका की अगर बात करें तो लोटका जो याद रखिएगा कि अल्फ्रेड जे लोटका इनका पूरा नाम है, और लोटका ने सबसे पहली बार जो सिद्धांत दिया था इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। दूसरे नाम भी पूछे जाते हैं, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं इसको। और साथ में इसको हम लोग लोटका नियम को ऑथर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, ऑथर प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है, साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी के भी नाम से जानते हैं। ऑथर प्रोडक्टिविटी, साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। जिप्स लॉ की अगर बात करें तो ये वर्ड फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड होता है? वर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी किसी भी लेख में किसी शब्द की कितनी बार बारंबारता हो रही है उसकी काउंटिंग को हम मेजरमेंट को जिप्स लॉ कहते हैं। और ब्रेडफोर्ड की बात करें यानी एससी ब्रेडफोर्ड की बात करें तो ये स्कैटरिंग लॉ के नाम से भी जानते हैं, स्कैटरिंग लॉ के नाम से भी जानते हैं, जो लेखों के बिखराव से संबंधित मेजरमेंट करते हैं। तो स्कैटरिंग लॉ किसने दिया है? तो ब्रेडफोर्ड ने। वर्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में किसने बताया है? तो जिप्स लॉ में। और इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऑथर प्रोडक्टिविटी और क्या कहते हैं साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी के बारे में अल्फ्रेड जे लोटका ने बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपको मिल गया एलन प्रिचर्ड। ब्रेडफोर्ड्स लॉ किससे संबंधित है? तो ब्रेडफोर्ड्स लॉ की अगर बात करें तो ये बुक एब्सोलेंस से, यानी पुस्तकों का अप्रचलन से संबंधित है, या स्केटर ऑफ लिटरेचर साहित्य के बिखराव से संबंधित है, या सिटेशन रैंकिंग से संबंधित है, या सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से संबंधित है। तो एक चीज बता दें कि ब्रेडफोर्ड्स लॉ का अभी हम लोगों ने जिक्र किया, तो ब्रेडफोर्ड्स लॉ में हमने क्या बात किया है? स्कैटरिंग लॉ। तो स्कैटरिंग लॉ हमने देखा तो यहाँ पे स्केटर का बात कहाँ किया गया है? तो बी ऑप्शन में किया गया है, यानी स्केटर ऑफ लिटरेचर, यानी किसी भी पत्रिका में किस विषय के लेखों का संदर्भ कितनी जगहों पे किया गया है, या कहें तो एक विषय से संबंधित लेखों का बिखराव कितना हुआ है, छितराव, बिखराव, स्कैटरिंग, वो मेजरमेंट करने का काम ब्रेडफोर्ड्स लॉ के अंतर्गत आता है, जिसके बनाने वाले एससी ब्रेडफोर्ड हैं। और ब्रेडफोर्ड ने ही एक किताब भी लिखी है जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन नाम देते हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि डॉक्यूमेंटेशन नाम की किताब किसने लिखी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रेडफोर्ड हो जाएगा। बात करते हैं लोटका लॉ, यानी अप्लाइज टू व्हाट, यानी लोटका लॉ
या लोटका का नियम किस पर लागू होता है? ऑथर प्रोडक्टिविटी या बुक लाइफ साइकिल या यूजर बिहेवियर डॉक्यूमेंट एब्सोलेंस, यानी लेखक की उत्पादकता पर आधारित होता है या पुस्तक जीवन चक्र से संबंधित है या उपयोगकर्ता व्यवहार से या दस्तावेज या प्रचलन से। तो ऑथर प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो ये पहले से बता चुका है कि जब साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी की बात आए या इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात आए या लोटका लॉ की बात आए तो वो किससे संबंधित है? तो ऑथर प्रोडक्टिविटी से संबंधित है, यानी लेखकों के उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें ये मेजर किया जाता है कि कितने लेखकों ने कितने लेख लिखे हैं। तो इसमें देखा जाता है कि फ्यू ऑथर मेनी आर्टिकल्स, यानी कुछ लेखक होते हैं जो बहुत सारे लेख लिखते हैं, और मेनी ऑथर्स यानी बहुत सारे ऐसे लेखक होते हैं जो फ्यू आर्टिकल यानी कम लेख लिखते हैं। तो यहां पे कितने लेखक कितने लेख लिखे, इसके मेजरमेंट यानी ऑथर के प्रोडक्टिविटी पे बात होती है। यानी कम लेखक अधिक आर्टिकल लिखते हैं और कम लेखक अधिक आर्टिकल लिखते हैं और बहुत सारे लेखक कम आर्टिकल लिखते हैं। तो ये इनवर्स हुआ ना, ये एक दूसरे के इनवर्स हुआ। फ्यू से मेनी हो गया और मेनी से फ्यू हो गया। तो ये इनवर्स प्रक्रिया है, यानी कहने का मतलब ऑथर और आर्टिकल, तो ये एक इनवर्स प्रक्रिया है ऑथर और आर्टिकल के बीच। तो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, लोटका नियम को। ठीक है, लोटका नियम को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले बता दें कि द ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बिहार लाइब्रेरियन के लिए एमआरएस, केवीएस, एनवीएस जैसे तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतर ऑप्शन द ऑफिसर्स एकेडमी से और कुछ नहीं है। तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। और अभी तो आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है 30% का, जब आप कूपन कोड यूज करेंगे TOA30। तो TOA30 यूज करके आप और कम प्राइस में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो बहुत ही डेप्थ में और 111 क्लासेस हैं। तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं द ऑफिसर्स एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। अब बात करते हैं आरडीए किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आरडीए की अगर बात करें तो कैटलॉगिंग रूल से संबंधित है। कैटलॉगिंग रूल क्यों है? क्योंकि अगर बात करें तो ये AACR इसका पूर्वज है। आरडीए का पूर्वज क्या है? AACR है, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल है, जो सबसे पहली बार आया था 1967 में आया था। फिर इसका दूसरा संस्करण आया था AACR2 के नाम से, AACR2 के नाम से आया था, और ये आया था 1978 में। फिर इस AACR का यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 का रिवाइज्ड एडिशन आए थे जिसको हम AACR2R के नाम से जानते हैं, क्योंकि दूसरा का ये रिवाइज्ड एडिशन था। AACR तो है ही, दूसरे एडिशन के ये रिवाइज्ड एडिशन। तो ये कब आए? तो ये 1988 में आया पहला रिवाइज्ड एडिशन। फिर इसका दूसरा रिवाइज्ड एडिशन 1998 में आया। फिर AACR2R का तीसरा रिवीजन आया था 2002 में। अब AACR2 के बाद जो अगला संस्करण या एडिशन आना था वो AACR3 आना था क्या? AACR3 आना था। लेकिन AACR3 ना आके इसकी जगह क्या लाया गया? आरडीए को लाया गया। तो आरडीए एक तरह से उत्तराधिकारी है, यानी कहें तो वंशज है किसका? उत्तराधिकारी या वंशज है किसका? AACR का। तो AACR की कैटलॉगिंग रूल है, तो आरडीए भी क्या है? वंशज है। तो ये आरडीए भी कैटलॉगिंग रूल से रिलेटेड है। और आरडीए को कब लॉन्च किया गया? 2010 में इसको शुरुआत की गई, जो 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसको मिली। तो 2010 में इसकी शुरुआत हुई आरडीए की, जो एक तरह से AACR का ही वंशज है या जनरेशन है, जो कैटलॉगिंग रूल से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
डिजिटल लाइब्रेरीज में कौन सा टूल सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो डिजिटल लाइब्रेरी डेटा संबंधित होता है। तो बाइंडिंग ग्लू तो कोई मतलब नहीं है, मेंटेनेंस सेक्शन का पार्ट होता है। शेल्विंग टूल्स भी अलग चीज होती है। प्लास्टिक लेमिनेशन, ये सब फिजिकल चीजें हैं। यहाँ डिजिटल की बात हो रही है, तो डिजिटल में क्या आता है? मेटा डेटा आता है। तो मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा होता है। तो ये मेटा डेटा किससे रिलेटेड है? डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड है। डीडीसी किसने विकसित की? तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हु डेवलप्ड द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को विकसित किया गया है किसके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा। मेलविल डेवी ने बहुत बड़े काम किए थे 1876 में, जिनमें से एक डीडीसी का विकास है। और मेलविल डेवी ने 1876 में डीडीसी का विकास किया था। तो 1876 में डीडीसी का विकास किया था, जिसको हम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। वैसे डीडीसी का नाम तीसरे एडिशन से पड़ा था। पहला और दूसरा जो एडिशन था वो अलग अलग नामों से था, बड़े बड़े नाम है, तो आप लोग देख सकते हैं। डीडीसी का पहला एडिशन जो प्रथम संस्करण की अगर बात करें तो 44 पेजों में आया था। प्रथम संस्करण की अगर बात करें तो शुरू में तो 42 पेज थे, लेकिन बाद में उसमें 2 पेज में एक्सप्लेनेशन जोड़ना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसकी बातें, उसमें बहुत सारी बातें थी जो समझ नहीं आ रही थी। तो 2 पेज बाद में एक्सप्लेनेशन के तौर पर जोड़ा गया। तो टोटल कितने पेजेज में ये फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था? तो 44 पेजेज में ये एडिशन, फर्स्ट एडिशन आया था, जो कब आया था? 1876 में। 1876 में आया था। और इसका अंतिम मुद्रित संस्करण की अगर बात करें, मुद्रित लिखना जरूरी है क्योंकि अभी भी संस्करण आते हैं लेकिन ऑनलाइन फॉर्मेट में आते हैं। तो अंतिम मुद्रित संस्करण की अगर बात करें, प्रिंटेड फॉर्म में अगर बात करें, तो ये 2011 में 23वां संस्करण आया था। अंतिम मुद्रित संस्करण की बात करें तो 23वां संस्करण है। 23वां संस्करण इसके आ चुके हैं। और ये कब आया था? 2011 में आया था। 2011 में 23वां संस्करण अंतिम मुद्रित संस्करण है किसका? डीडीसी का, यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेलविल डेवी हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी एटलीस्ट इतने इंफॉर्मेशन से आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में 15 मिनट्स में हम लोग मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।